जय हिंद दोस्तों जय जवान जय किसान, ये नारा हम बचपन से सुनते आए हैं। और इस नारे में जो दो वर्ग हैं, जवान और किसान, जिनके ऊपर हमारे देश की पूरी नींव टिकी हुई है, या आप कह सकते हैं कि हमारी देश की मजबूती के लिए दो आधारभूत तत्व हैं, जवान और किसान। लेकिन आज के टाइम में आप लगातार खबरों में, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पेपर, इन सब के थ्रू आप ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये किसान आज बहुत परेशान हैं। ये किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से जो 3 कानून लाए गए हैं, कृषि बिल जिन्हें कहा गया है, इन कृषि बिल में कुछ ऐसा है जो कि इन किसानों को पसंद नहीं है, या इन किसान संगठनों के द्वारा इनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर इन किसानों का विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है, आखिर इन कानूनों में ऐसा क्या है जिसका ये विरोध किया जा रहा है, आखिर इन लोगों की आशंका क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और अंत में, वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो आशंका है ये कितनी हद तक सही हो सकती है और कितनी हद तक गलत। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसलिए आप कोई भी ऐसी राय मत बनाइए। इन सोशल मीडिया पर ऐसे प्रोपेगेंडा चलते हैं, सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ के थ्रू, कि आपको अपने ऊपर कुछ सालों बाद शर्मिंदगी महसूस हो कि आखिर आपने उस प्रोपेगेंडा में हिस्सेदारी क्यों की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही अजीब है कि जो भी विरोध प्रदर्शन करता है, हम उसे खालिस्तानी बताने लगते हैं, हम उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं, हम उसे देशद्रोही बताने लगते हैं। पहले स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था तो लोग उन्हें अर्बन नक्सल बता रहे थे। मतलब अजीब अजीब से प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं उनको बदनाम किया जाता है। और इसमें हमारी सोशल मीडिया के अलावा जो हमारी मीडिया है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया भी कहने लगे हैं, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसान भ्रम में है। आप सोच कर देखिए कि किसानों के बेटे आईएएस ऑफिसर हैं, किसानों के बेटे मंत्री हैं, किसानों के बेटे फौज में हैं। आप सोचिए कि वो सब समझदार हैं और जो उनके पिता हैं यानी कि किसान, वो भ्रम में हैं। किसान एक ऐसा वर्ग है कि सोचिए आप कि उसकी अगर छत भी टपक रही हो तब भी वो बारिश की दुआ करता है, वो दुआ करता है कि बारिश हो जाए। ये उसका त्याग है। लेकिन हम उसके बावजूद भी आज हम किसान को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। हर सिक्के के, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हो सकता है कि इन बिलों के कुछ फ़ायदे भी हों, इन विधेयकों में कुछ अच्छी बातें भी हों, लेकिन कुछ ना कुछ कमी भी रही होंगी, जिसकी वजह से आप सिरे से इन विरोध प्रदर्शनों को खारिज नहीं कर सकते, या आप इन किसानों को इस तरीके से बदनाम करते हुए सोशल मीडिया पर भागीदारी नहीं कर सकते। तो आपको ये बात समझनी होगी। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी समर्थक हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो सरकार के समर्थक हैं जो विरोध कर रहे हैं किसानों का, उन दोनों ही तरह के लोगों को इन किसान बिलों के पूरे नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध और समर्थन के लिए विरोध कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, हम एक तार्किक बात करें, और साथ ही साथ हम अपने एग्ज़ाम को अप्रोच करते हुए इस टॉपिक को समझें। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। इस टॉपिक को देखकर आपको ये तीनों बिल समझ में आएंगे कि आखिर इन बिलों में है क्या। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं, कृषि बिल, इन बिल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला बिल बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। ये बड़ा अजीब लंबा चौड़ा नाम है, कठिन सा नाम है। इंग्लिश में भी आप इसे देख लीजिए, इंग्लिश में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो दोस्तों इस बिल में ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहली बात जो ये कहता है, ये बिल ये कहता है कि फार्मर्स, इस बिल के पास होने के बाद, यानी कि जो ये कानून पास हो गया है, इस कानून के पास होने के बाद जितने भी किसान हैं, वो किसान अपनी फसल को, अपनी उपज को एपीएमसी के बाहर, यानी कि एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं। किसे बेच सकते हैं? व्यापारियों को बेच सकेंगे। इसका ये मतलब है कि जितने भी किसान हैं वो हमारे देश में जो मंडी सिस्टम बना हुआ है, एपीएमसी का मतलब यहाँ पर मंडियों से है,
तो ये मंडियां जो है, इन मंडियों के बाहर भी किसान अगर चाहें तो व्यापारियों को, उद्योगपतियों को या किसी भी ऐसे वर्ग को अपनी फसल को बेच सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शुल्क के। तो इसमें दूसरा जो बात है वो है, दूसरी बात कि बिना किसी शुल्क के, है ना, किसी भी प्रकार की बिक्री पर, किसी भी बिक्री पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि आखिर इन बिल्स में महत्वपूर्ण क्या क्या है, और उसके बाद फिर हम डिफाइन करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि एपीएमसी है क्या, इस पे भी बात करेंगे, एमएसपी पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ हम ये जान लें कि इस बिल का प्रावधान क्या क्या है। तो देखिए, इस बिल में दो प्रावधान हो गए। तीसरा प्रावधान देखिए क्या है। तीसरा प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यापारी या फिर कोई किसान, इनके बीच में जब कोई समझौता होता है या किसी फसल को बेचने की बात होती है, तो वो जो व्यापारी है, उस व्यापारी की ओर से तुरंत उसी समय, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुरंत रसीद दी जाएगी। किस चीज की रसीद दी जाएगी? कि आखिर उस व्यापारी ने किसान से वो फसल खरीद ली है, तो खरीद की रसीद देगा कौन? व्यापारी। उसके अलावा 3 दिन के अंदर, ये 3 दिन याद रखने आपको मैक्सिमम है। वो 1 दिन में भी भुगतान कर सकता है, वो 1 घंटे में भी भुगतान कर सकता है व्यापारी किसान को, लेकिन 3 दिन मैक्सिमम टाइम है, अंदर भुगतान करना होगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के अंदर किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? व्यापारी के द्वारा। ये क्या है, उसके ऊपर एक तरीके से अनिवार्यता है कि हर आदमी उसे 3 दिन के अंदर भुगतान करना है। तो 3 क्लॉज हो गए इसके, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 के। तो सबसे पहला आपने देखा, उपज को एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं किसान, यानी कि तय मंडियों के बाहर भी किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं। दूसरा है कि किसी भी बिक्री पर कोई शुल्क दे नहीं होगा, यानी कि जो खरीद फरोख्त होगी किसान और व्यापारी के बीच में, उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। और तीसरा है कि तुरंत रसीद दी जाएगी खरीद की, और इसके अलावा व्यापारी को किसान के लिए 3 दिन में भुगतान करना होगा। ठीक है। अब देखिए चौथा क्लॉज क्या है इसका। चौथा क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि अगर कोई विवाद हो जाए तो हम इस क्लॉज को नाम दे सकते हैं विवाद और समाधान। अगर व्यापारी और किसान के बीच में अपनी फसल के खरीदने और बेचने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद व समाधान कैसे होगा, तो उसके लिए भी इस विधेयक में ये कानून पास किया गया है, जो उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि एसडीएम स्तर का एक अधिकारी, या आप कहें कि एसडीएम ही, उस जिले का एसडीएम, उस जिले का जो एसडीएम होगा वो एक बोर्ड का गठन करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा प्लस 2 मिनिमम सदस्य होंगे। इसके अलावा 4 अधिकतम सदस्य भी हो सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि कम से कम 2 सदस्य, यानी कि टोटल जो बोर्ड बनेगा उसमें 3 हो गए ना, एक अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गए कम से कम, यानी कि 3 लोग तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा इनकी संख्या 5 तक हो सकती है, यानी कि 4 मैक्सिमम सदस्य और एक अध्यक्ष। इस प्रकार से ये विवाद निपटारा किया जाएगा एसडीएम के द्वारा गठित बोर्ड के थ्रू। अब देखो होगा क्या, जब ये बोर्ड समाधान करेगा तो इस बोर्ड के ऊपर भी एक कंपलसरी बात की गई है कि बोर्ड हर हाल में 30 दिन के अंदर समाधान प्रस्तुत करेगा। 30 दिन के अंदर बोर्ड को समाधान देना होगा, किसी भी स्थिति में 30 दिन के अंदर समाधान करना होगा बोर्ड को। जब ये समाधान कर दिया जाएगा, उसके बाद समाधान का एक ज्ञापन बनाया जाएगा। उस ज्ञापन पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जब दोनों पक्षकार हस्ताक्षर कर देंगे, यानी कि किसान और व्यापारी जब हस्ताक्षर कर देंगे, तो उसके बाद वो जो ज्ञापन बना है, यानी कि समाधान का जो ज्ञापन बना है, जो पत्र बना है, वो पत्र दोनों पक्षकारों पर अनिवार्यता लागू होगा, यानी कि दोनों पक्षकार उस समाधान ज्ञापन से फिर पीछे नहीं हट सकते। और इसी बिल का एक अध्याय है, अध्याय 4, और अध्याय 4 में एक क्लॉज है 11(1), वो बड़ा खतरनाक है, उस पर विशेष तौर से गौर कीजिएगा। उस क्लॉज में कहा गया है, जो अध्याय 4 का 11(1)
क्लॉज है उसमें कहा गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अध्याय 4 का एक क्लॉज है 11(1) और 11(1) कहता है कि यदि ये जो समाधान ज्ञापन है, अगर दोनों में से कोई भी पक्षकार इस समाधान ज्ञापन को मानने से इनकार करता है या इससे अपने कदम पीछे खींचता है, तो उस पर 5,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये बड़ा खतरनाक है कि अगर किसान पीछे हटना चाहे उस समाधान पत्र से या समाधान ज्ञापन से, और या फिर व्यापारी पीछे हटना चाहे कि भाई हम इस समाधान को नहीं मान रहे हैं, वो कुछ दिनों बाद ही अगले दिन 2-3 दिन बाद अगर वो कहने लगे, तो फिर उनके ऊपर ये जुर्माना किया जा सकता है। इसकी राशि 5,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकती है। तो इसमें एक समस्या ये है कि किसान अगर ऐसा कुछ कर दे तो किसान की तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। खैर, ये कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 की मुख्य बातें हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें जो शब्द है कि इनका मतलब क्या है। तो आपको देखो ध्यान रखना है, एपीएमसी का मतलब क्या है। एपीएमसी की फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप देखिए ध्यान से, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो होती है एपीएमसी, उनका मतलब होता है कि हर जिले में ब्लॉक स्तर पर भी कुछ मंडियां बनाई जाती हैं। उन मंडियों में जाकर किसान अपनी फसल बेचते हैं। उन मंडियों की एक अच्छी बात और एक बुरी बात होती है। एक अच्छी बात ये होती है कि इन मंडियों में सरकार के द्वारा निर्धारित एमएसपी पर किसान अपनी फसल बेचता है। एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का जो मतलब होता है, एमएसपी का मतलब भी आप समझ लीजिए, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यह मतलब यह है कि किसान को इससे कम कीमत अपनी फसल की नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा मिल सकती है लेकिन कम नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि गेहूं की एमएसपी इस साल की 1975 रुपए थी, यानी कि 1975 रुपए प्रति कुंटल गेहूं की एमएसपी हुआ करती थी जब अप्रैल मई जून में जब किसान अपनी फसल यानी कि गेहूं को बेच रहे थे, तब यानी कि मंडियों में उन्हें 1975 रेट मिल रहा था और बाहर उससे ज्यादा मिल रहा था, 2000-2100 जैसा व्यापारी उनसे समझौता कर ले। लेकिन मंडी के बाहर ये एमएसपी लागू नहीं होती। अब आप सोच के देखिए कि अब आप एक और, जैसे मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊं कि जैसे चारों तरफ क्या बात हो रही है, जैसे जो समर्थक है उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि आखिर किसान को कितनी आजादी मिल गई है, किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, अपनी फसल को वो किसी भी राज्य में जाकर बेच सकता है, वो मंडियों से बाहर बेच सकता है, मंडियों में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, किसान को ठग लेते हैं। ये सारी बातें इस बिल के समर्थन में की जा रही है और किसानों के विरोध में की जा रही है। लेकिन आपको थोड़ा रुककर ये सोचना है कि आखिर ये बात कितनी गलत है जो विरोध में, किसानों के विरोध में बोली जा रही है। देखिए क्या कि एमएसपी जो होती है वो केवल और केवल एपीएमसी यानी कि मंडियों में ही दी जाती है। यानी कि अगर किसान को अपनी फसल बेचनी है तो जब वो मंडी के अंदर बेचेगा तभी वो एमएसपी के थ्रू यानी कि एमएसपी के ऊपर अपनी फसल को बेच सकता है। यानी कि एमएसपी मंडियों के बाहर लागू नहीं होती। और एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए किसान के लिए, क्योंकि अनिवार्यता है। ये एक तरीके से हर हाल में किसान को इतनी रकम अपनी फसल की मिलेगी ही, तो किसान जो है थोड़ा निश्चिंत रहता है। आप सोच के देखिए कि अप्रैल मई जून तक जो किसान मंडियों में फसल बेच रहे थे, अपने गेहूं को बेच रहे थे, उन्हें 1975 मिल रहा था। लेकिन आज का जो रेट है वो 1500-1600 रुपए है, बल्कि कुछ दिनों पहले तो 1500 से नीचे पहुंच गया था गेहूं का रेट। और उसके बाद किसान, जैसे लोग कह रहे हैं कि वो कहीं भी बेच सकता है, तो अगर किसान अपनी फसल को लेकर, आप सोचिए कि 20 कुंटल, 40 कुंटल, 50 कुंटल गेहूं लेकर कोई किसान कैसे मुरादाबाद से अपनी फसल को बेचने के लिए पीलीभीत जाएगा, या एक जिले से दूसरे जिले वो जा नहीं पाता। आप कैसे कह सकते हैं कि वो राज्य बदल के यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक अपनी फसल को लेके जाएगा, और वो कितना, सिर्फ 50 कुंटल या 100 कुंटल गेहूं को लेकर। और अगर वो जाएगा भी तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं के रेट यहां से बहुत ज्यादा हो कि 2000-2200 रुपए कहीं मिल रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है किसान के लिए। आप कह सकते हैं कि जीने मरने वाला प्रश्न है एमएसपी किसान के लिए, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अभी भी प्रश्न आपके मन में यही है कि एपीएमसी के बाहर आखिर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, ये उसकी आजादी है। तो आप सोच के देखिए कि एमएसपी तो एपीएमसी के बाहर मिलेगी नहीं,
यानी कि जब एमएसपी पर किसान अपनी फसल को एपीएमसी के बाहर नहीं बेच पाएगा तो जो व्यापारी होगा उसके पास ये मनमानी होगी ये बात ये करने की कि वो किसी भी मूल्य पर किसान की फसल को खरीद ले। किसान के पास बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, उसे अपनी बेटी का विवाह करना होता है, बच्चों की फीस देनी होती है, साहूकार का कर्जा निपटाना होता है, इसलिए वो कई बार औने पौने दाम पर भी अपनी फसल को बेचकर चला जाता है। उसे यही ठीक लगता है कि 1975 की जगह अगर 1800 रुपए भी उसे अपनी फसल का मिल रहा है तो वो मंडी के बाहर भी बेच देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्यापारी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा होता है, वो 1-2 साल कम मुनाफा लेकर भी फसल को खरीद सकते हैं। तो हो सकता है कि वो शुरू में मंडियों को खत्म करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि फसल को मंडियों से ज्यादा यानी कि एमएसपी से ज्यादा रेट पर मंडियों के बाहर खरीदें। तो इससे क्या होगा कि मंडियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। किसान को लगेगा कि 1975 की जगह 2000 का भाव मिल रहा है उसे कहां पर, मंडी के बाहर, तो किसान मंडियों में नहीं जाएंगे और वो अधिक से अधिक अपनी फसल को व्यापारी को बेच देंगे। ऐसा 1-2 साल चलेगा और 2-3 साल चल सकता है, 4 साल चल सकता है और इससे मंडी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। 3-4 साल किसानों को फायदा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो वो व्यापारी अपनी मनमानी कर सकता है। अब तो मंडी है ही नहीं, इसलिए व्यापारी कहेगा कि एमएसपी क्योंकि मंडी के बाहर लागू नहीं होती इसलिए अब मैं तुम्हारी फसल 1700 से ऊपर नहीं खरीद सकता। अब आप सोचिए किसान के पास क्या रास्ता रह जाएगा, क्योंकि मंडी तो खत्म हो चुकी होगी तो वो अपनी एमएसपी भी उसे नहीं मिलेगी क्योंकि मंडी के बाहर एमएसपी लागू नहीं होती। इसलिए किसान को 1700 रुपए पे भी अपने गेहूं को बेचना पड़ेगा। तो इसलिए किसान का एक बहुत ही वाजिब डर है इस बात को लेकर और बिल्कुल भी होना भी चाहिए, क्योंकि एमएसपी और मंडी इन दोनों ही चीजों को इन कानूनों में टच नहीं किया गया है। तो एक तो ये भ्रम जो किसान समर्थक है वो भी ये फैला रहे हैं कि भाई मंडी सिस्टम और एमएसपी खत्म की जा रही है, तो खत्म नहीं की जा रही है, लेकिन आप सोचिए कि अप्रत्यक्ष रूप से खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये एक तरीके से बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है सरकारों की, उद्योगपतियों की, कि वो सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधे सीधे कानून में ना एमएसपी खत्म की जा रही है और ना ही मंडियां खत्म की जा रही है, लेकिन सिस्टम एक ऐसा बनाया जाएगा, वो सिस्टम ऐसा बन रहा है कि जिससे मंडी और एमएसपी दोनों के खत्म होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए किसान लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कायदे में हमारे अनुसार हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सरकार को चाहिए कि वो एमएसपी की गारंटी दे और वो कहे कि एमएसपी एपीएमसी यानी कि मंडियों के अलावा बाहर भी लागू रहेगी, यानी कि एमएसपी पर ही उस व्यापारी को उन फसलों को खरीदना पड़ेगा जो सरकार लागू करे। तो अगर वो कानून बन जाता है तो एमएसपी का कानून बनने से किसान को थोड़ी राहत मिलेगी और व्यापारी के मन में भी ये रहेगा कि भाई 1975 रुपए से नीचे तो मैं कभी गेहूं को नहीं खरीदूंगा, या फिर जो भी सरकार तय करेगी उसी रेट पर मुझे ये गेहूं खरीदना पड़ेगा या चावल खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा किसान ये भी मांग कर रहे हैं लगातार कि रबी और खरीफ की फसलों के अलावा भी जो फसलें होती हैं, जायद की फसलें होती हैं और भी बहुत सारी फसलें होती हैं, बागवानी की फसलें होती हैं, उन सब पर भी एमएसपी लागू की जाए। लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल रबी और खरीफ फसलों पर ही एमएसपी मिलती है। तो इसलिए जो किसान जो मांग कर रहे हैं उनके बहुत सारे वाजिब मांगे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप किसानों का विरोध किसी भी स्थिति में कर पाएंगे। हम मान सकते हैं कि बिलों को समझने में किसी में कुछ चूक हो सकती है, कुछ अच्छी और बुरी दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह ये सही हो ये तो आप बिल्कुल नहीं है। और आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि मैं कहां पर ये बात गलत कह रहा हूं, इसकी भी आपको पूरी छूट होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये पहला बिल है जो हमने डिस्क्राइब किया है बोर्ड पर, आप इसे समझिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उस सवाल को भी जरूर पूछिए। आप सोच के देखिए कि ये कितना अजीब है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट है 2019 की और वो रिपोर्ट 2011 से लेकर 2018 के बीच की है, यानी कि 2011 से 2018 के बीच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई ये कहता है कि भारत की कुल जीडीपी का मात्र 0.4% है ना, 0.4% मात्र भारत में कृषि में निवेश किया जाता है। तो मात्र बताओ पूरी जीडीपी का मतलब लाखों करोड़ की जीडीपी है उसका मात्र 0.4% कृषि में निवेश होता है। ये कितनी दुख और अजीब बात है। आप सोच के देखिए कि हमारे देश में 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और निवेश कितना हो रहा है कुल जीडीपी का, मात्र 0.4%। तो कृषि की स्थिति तो वैसे भी काफी खराब है।
और कुछ इकोनॉमिस्ट का जो ये दावा है और ये जो मानना है कि किसानों को शहर की तरफ लाएंगे, तो इससे नुकसान ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और इस तरह की अर्थव्यवस्था में अगर आप कृषि को नीचे डाउन करेंगे और अधिक से अधिक व्यापारियों को या उद्योगपतियों को सपोर्ट करेंगे या पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, तो उससे अंततः नुकसान ही होगा। और कृषि में नुकसान का मतलब है कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जाने की ओर अग्रसर हो जाएगा या बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा कानून देखते हैं। दूसरा कानून, एक और आपको बात बता दूं कि ये जो कानून आज हम देख रहे हैं ये सितंबर 2020 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए हैं। दरअसल ये कानून अध्यादेश के रूप में 5 जून 2020 को ही आ गए थे। 5 जून 2020 को जो अध्यादेश आए थे सरकार की तरफ से, उन्हीं अध्यादेशों को कानून का रूप दिया गया है लोकसभा राज्यसभा में सितंबर 2020 में पास करके। और सितंबर के महीने से ही लगातार किसान विरोध कर रहे थे। 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली चलने का फैसला किया। और आप देख रहे हैं कि कितना अजीब है कि किसानों पर सरकार की दुविधा भी आप देखिए कि सरकार किस तरीके से अजीब बात करती है या अजीब हरकत करती है कि सरकार ने पहले किसानों के ऊपर वाटर कैनन से पानी बरसाया, इतनी कड़कड़ाती ठंड में गड्ढे खोद दिए गए, 10-10 फीट गड्ढे रोड पर, है ना, जैसे नक्सलवादी एरिया में किया जाता है, या फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ कई जगहों पर। और अब सरकार धीरे धीरे क्या कह रही है कि चलो अब आप दिल्ली आ जाओ। जब दिल्ली बुलाना ही था तो पहले ये सारे कदम क्यों उठाए गए? आखिर वो हमारे देश के अन्नदाता हैं और उसके बावजूद भी हम उनके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हो या बहुत बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हो। सरकार को वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पे को बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता पहले से बहुत जरूरी था। अगर 26 नवंबर को ही सरकार कह देती कि हम 27 तारीख 28 तारीख को बात करेंगे तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। अब सरकार ने 3 दिसंबर को, 1 दिसंबर आज का अपडेट है कि 1 दिसंबर को सरकार बात कर रही है, 2 दिसंबर को सॉरी बात कर रही है सरकार, और उसके बाद फिर 3 दिसंबर को फिर बात करेगी। मैं गलत बोल गया, 1 दिसंबर को सरकार ने बातचीत की है किसान संगठनों से और फिर 3 दिसंबर को अब फिर बात होगी। तो ये काम पहले भी हो सकता था, तो किसानों को इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। चलिए खैर दूसरे बिल पे आते हैं। दूसरा बिल देखिए, दूसरा जो बिल है उसका नाम देखिए, बड़ा भारी भरकम नाम है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। आप इस कानून को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो दोस्तों ये जो कानून है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कि अनुबंध खेती की बात करता है ये कानून। इसमें किसान जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवसायिक फर्में हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ एक अनुबंध खेती के तहत या अनुबंध के तहत जुड़ सकता है। होगा ये इसमें कि अगर किसान चाहे, या आप सोचिए कि एक आलू से चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, जैसे लेज है, जैसे गेहूं से बिस्किट बनता है, जैसे पार्ले है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां किसानों के साथ अनुबंध कर सकती हैं और किसान अपने लिए एक निश्चित राशि या फसल की राशि तय कर सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले गुजरात में भी चली है, काफी महाराष्ट्र में भी चली है, या साउथ इंडिया में चलती है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैसे भी छोटे स्तर पे भी चलती है, लेकिन क्योंकि कानून के तहत आई है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो इस कानून में अब ये एक अच्छी बात यह है कि किसान पहले से अपनी फसल का दाम तय कर देगा। किसान कहेगा कि, या व्यापारी और किसान के बीच जो समझौता होगा उसमें यह तय हो जाएगा कि जब गेहूं वो लगाएगा, जब वो बोएगा, तभी ये तय होगा कि उसका गेहूं इतने रुपए प्रति कुंटल की दर से वो कंपनी खरीदेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें और भी कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें यह तय होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वो जो व्यापारी है वो अपने अनुबंध से पीछे ना हटे। मैंने अभी जो आपको पीछे बताया था वो पहले वाले विधेयक में है, इस विधेयक में ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात ये भी कि अगर मान लीजिए कि किसान की जो फसल है, जो मान लीजिए 25 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से उसने रेट तय किए थे, किससे? पार्ले जी वाली कंपनी से। अब पता चला कि वो रेट जो है 25 से बढ़कर 40 रुपए हो गए, है ना। तो फिर किसान को उसका लाभ नहीं मिलने का। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है कि किसान और व्यापारी दोनों के अनुबंध में जुड़े हुए हैं, लाभ क्यों मिलेगा जब पहले से तय हो गया है।
ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप सोचिए कि अगर 6 महीने के अंदर देश में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी स्थिति आई जब पेट्रोल या डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए, जब खाद के दाम अचानक बढ़ गए, जैसे होता है कई बार, कोरोना की स्थिति आई थी तब भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, या और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। तो किसान अगर किसी समस्या से पीड़ित हो जाता है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो तो बंधा हुआ है उस व्यापारी से। व्यापारी को तो हर हाल में एक निश्चित टाइम के बाद वो फसल उसे चाहिए, चाहे वो 10 कुंटल 20 कुंटल जो भी उसने तय किया हो उस किसान के साथ, उस गांव के साथ। तो फिर वो किसान उस फसल को कैसे उपलब्ध कराएगा? अगर मान लो किसान की वो सारी फसल ओलावृष्टि में ही चली गई, या पशु उसकी आधी फसल चल रहे, आपको पता है, आप कहेंगे कि अरे किसान की फसल का तो बीमा भी होता है तो बीमा करा लेगा, लेकिन बीमे में भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसान जिसने 5 बीघा में, मान लीजिए गेहूं बोया है 5 बीघा खेत में, और उसके 5 बीघा में से 1 बीघा फसल को जानवर चर गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि 1 बीघा का बीमा मिल जाएगा। बीमा तभी मिलता है जब पूरी की पूरी फसल किसी दैवीय आपदा में नष्ट हो जाए, तब ऐसा होता है। इसलिए ये बहुत सारी चीजें इसमें और जोड़नी जरूरी है कि जिससे कि किसानों को संरक्षण दिया जा सके, प्रोटेक्शन उनका पूरा हो। हालांकि मुझे ये लगता है ये बिल ज्यादा ठीक है, पहले वाले बिल से काफी हद तक अच्छा है। पहले वाले बिल में भी कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी क्या है, उसमें 2-3 चीजें जोड़नी चाहिए थी। और सरकार की जो सबसे बुरी बात है वो यही है कि किसान कोई ऐसा बिल मांग नहीं रहे हैं, फिर भी सरकार कह रही है नहीं हम तुम्हें देंगे ऐसा बिल। किसान ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट से सभी किसान संगठन सहमत थे, लेकिन सरकार वो नहीं कर रही है जो किसान चाहते हैं। सरकार वो कर रही है जो उद्योगपति और उसके राजनीतिक लोग जो चाहते हैं, बस उतना ही करना चाहती है सरकार। तो इसलिए भी इन कानूनों का इतना विरोध हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि किसान संगठनों से बात करके इन कानूनों में कुछ बदलाव करे और किसानों को अपने समर्थन में ले, या आप कह सकते हैं किसानों को विश्वास मिले, और किसानों को विश्वास में लेकर इन कानूनों को अच्छे रूप से लागू किया जा सकता है। तो आपने देखा दूसरा जो कानून है उसे आप बोर्ड पे भी देख, आप उसे स्क्रीन पे भी देख लीजिए, स्क्रीन पे भी अच्छे से लिख के आ रहा होगा कि किसानों को उनके कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों ये जो हम स्क्रीन पे लिख के देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी रहे। तो ये दूसरा कानून था जिसे आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है। बस इतना याद कर लीजिए इसमें, तो आपका काम चल जाएगा। तीसरा कानून देखते हैं। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून को आप ध्यान से देखिए तो इस कानून में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ जो एसेंशियल वस्तुएं होती हैं उनके बारे में ये कानून दिया गया है। आप इसे स्क्रीन पर भी देख लीजिए एक बार इंग्लिश में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो दोस्तों इस कानून में देखो क्या किया गया है, आप स्क्रीन पर देखिए कि परिभाषा क्या है इस कानून की, या इस कानून में कौन सी सबसे मेन बात है, हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे मेन बात है इसमें कि इस कानून के अंतर्गत यह कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को हटाने का प्रस्ताव करता है। इससे इन वस्तुओं के भंडार की सीमा भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस कानून की जो समस्या है वो यही है। वो समस्या ये है कि अब व्यापारी को ये छूट दी गई है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, प्याज, आलू और भी बहुत सारी चीजें, तिलहन, दाल, इन सब का भंडारण अब व्यापारी कर सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो कालाबाजारी और बढ़ेगी, है ना। इस एक तरीके से आप सोचिए कि सिर्फ इसमें एक और बात इसमें जो जोड़ी गई है इस कानून में, वो सिर्फ ये है कि अगर कोई युद्ध या आपात जैसी स्थिति हो तब भंडारण ना हो, तब भंडारण करने की परमिशन नहीं है, लेकिन वैसे भंडारण व्यापारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या की बात हो जाएगी कि आज भी यही होता है कि किसान से 5 रुपए किलो आलू खरीद लिया और उसके बाद फिर व्यापारी रखे जा रहे हैं उस, हालांकि ये कानून के विरुद्ध है, व्यापारी पकड़े भी जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब कानून ही ऐसा बन जाएगा कि भंडारण करने की सीमा ही खत्म हो जाएगी, तो फिर व्यापारी तो फिर बिना डरे बहुत आलू, प्याज, इन सब का भंडारण ज्यादा करने लगेगा। और आज स्थिति ये होती है कि 5 रुपए किलो आलू किसान ने बेचा, मुझे तो याद है कि किसान 1-1 रुपए किलो में, बल्कि फ्री में भी सड़कों पे डाल के चले गए थे। एक बार की बात मुझे शायद याद नहीं, 2 साल 3 साल पुरानी बात है ये, तो उस साल स्थिति इतनी खराब थी।
तो ये आज भी यही होगा कि अब किसान अपने आलू को औने पौने दाम पर व्यापारी को बेच देगा, व्यापारी उसे 10, 12, 15 रुपए में मान लो खरीद रहे हैं, और उसके बाद 3-4 महीने तक उसे स्टॉक करके रखे जा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और निकालेंगे तब जब मार्केट में आलू प्याज की बहुत कमी हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, और उसके बाद वही आलू प्याज हमें 60 रुपए 70 किलो मिलेगा। और जैसे कि आज के टाइम में आपने अभी कुछ महीनों में देखा है लगातार आलू के दाम, मतलब आप सोचिए कि 45 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आलू के दाम है छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए ये कानून बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा ठीक है, क्योंकि एक तरीके से किसानों के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि ये व्यापारियों के लिए अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें भंडारण की सीमा को खत्म किया गया है। तो भंडारण की सीमा को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जो उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की जिंदगी में अति आवश्यक है। आपको सोचिए, अनाज, दाल, आलू, प्याज, इन सब के बिना तो व्यक्ति का जीवन चल ही नहीं सकता ना। आलू तो मुझे लगता है इतना जरूरी है कि आलू तो हर चीज में, घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो आलू मटर, कुछ ना हो तो आलू टमाटर, कुछ ना हो तो आलू वो मठे के आलू बन जाते हैं। मतलब आलू बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस समय आलू बहुत ही बुरी स्थिति में चल रहा है और पूरे परिवार को बहुत परेशान किए हुए है भारत में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए, पहले कानून में कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार हो सकता है। उसमें अगर एमएसपी को जोड़ दिया जाए, कानूनी रूप दे दिया जाए, एपीएमसी को खत्म ना करने की गारंटी दे दी जाए, तो मुझे लगता है पहला कानून ठीक ठाक है, बढ़िया है। दूसरा कानून तीनों कानूनों से सबसे ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और हो सकता है कि किसान जो है अच्छे से किसी बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर अपनी खेती को और अच्छा कर सके। बस उसमें थोड़ा किसानों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, कि मान लीजिए कि अगर उद्योगपति ने किसान के ऊपर कोई केस कर दिया तो किसान तो बेचारा वैसे भी बर्बाद है, वो कैसे बड़े बड़े वकीलों से टक्कर ले पाएगा। आपको एक वाक्य याद होगा कि गुजरात में पेप्सिको कंपनी है, जो आप जानते हैं, पेप्सी बनाने वाली जो कंपनी है, पेप्सिको कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो पेप्सिको कंपनी के चिप्स भी आते हैं। तो पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के कई किसानों पर कई 100 करोड़ का केस कर दिया। अब बताइए, वो किसान करोड़ों में कहां, बेचारे हजार लाखों में बात कर पाते हैं किसान, वो करोड़ों के इस केस को कैसे लड़ेंगे? अगर कोर्ट तो सिर्फ तथ्यों पर चलता है तो कोर्ट तो अपना फैसला दे देगा, वो ये नहीं देगा कि किसान पे है या नहीं है देने को, तो कैसे होगा? तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है बड़े बड़े उद्योगपतियों से टक्कर लेना, बड़े बड़े व्यापारियों से टक्कर लेना। उसके लिए बस थोड़ा सा सुधार, दूसरे नंबर का जो कानून है, जो ये आपने देखा सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, और कुछ सुधार होने के बाद ये कानून काफी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि अगर किसानों को भरोसे में लेकर, है ना, जो हम समाधान की बात कर रहे हैं वो यही है कि किसानों को भरोसे में लेकर, उनके साथ बातचीत करके, किसान संगठनों से मदद लेकर, और साथ ही साथ कि जो किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एपीएमसी को खत्म ना करने की गारंटी देना, इस पर पूरी तरह विचार करके कानूनों में शामिल कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो सकता है, और किसान भी फायदे में रहेंगे, और सरकार भी अपनी उस विकास की राजनीति को सुचारू रूप से चला पाएगी, जिसका सरकार दावा करती है कि हम विकास की ओर देश को ले जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हठ धर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारों ने इसी तरह की हठ धर्मिता दिखाई है, और उसका नतीजा सरकार को अपनी सरकार गिरने के बाद चुकाना पड़ा है, यानी कि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है फिर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अन्नदाताओं का समर्थन हमें करना चाहिए इन मुद्दों पर जो मैंने आपको बताए, जैसे सबसे पहले तो एमएसपी, दूसरा एपीएमसी, और तीसरा कुछ प्रोटेक्शन जो किसानों को मिलने चाहिए। और तीसरा वाला जो विधेयक है, इस विधेयक के खिलाफ भी मैं कहता हूं कि ये विधेयक भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि पहला और दूसरा है। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो कम से कम आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, आप वो देखें जो वाकई में है, अपना तर्क लगाएं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली हुई है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी भी है देश में जो कि बहुत ही बुरी स्थिति पैदा कर रही है देश के अंदर, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रह के आप जो तथ्य, असली तथ्य हैं उन पर बात करें, और उसके बाद किसानों का विरोध या समर्थन करने में भागीदारी करें। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव बातें लगी या नहीं लगी, जरूर बताइए। मुझे लगता है कि आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। आपको कम से कम 3 विधेयक क्लियर हुए होंगे कि आखिर ये 3 विधेयक क्या है वास्तव में। हमने पहले विधेयक में आपको थोड़ा सा ज्यादा जानकारी दी, क्योंकि पहला विधेयक ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी पहले विधेयक को लेकर ही
सरकार के खिलाफ ज्यादा बड़ा विरोध प्रदर्शन है। तो दूसरा जो विधेयक है वो ठीक ठाक है, इसलिए हमने उसके बारे में सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर दी। और जो तीसरा विधेयक है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसे भी हमने 2-3 लाइन में खत्म कर दिया। तो आपको समझना है कि आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्रमबद्ध है कि पहला विधेयक आप अच्छे से याद करें, उसका सिविल सर्विस के हिसाब से आप उसके क्लॉज भी याद करें, जैसे धारा 4 है उसमें और धारा 11(1) है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो कृपया शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।